नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने मोहम्मद बिन तुगलक की जन कल्याणकारी योजनाएं और उसकी असफलताओं के ऊपर चर्चा की थी। 1351 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की थट्टा नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के उपरांत उसी स्थान के ऊपर अमीरों के आग्रह के ऊपर 23 मार्च 1351 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक का राज्यारोहण किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी शासन नीति के तहत अनेक प्रशासनिक सुधार कार्य किए जो उसकी जन कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित थे। यही कारण है कि एल्फिस्टन महोदय ने उसे सल्तनत युग का अकबर माना है। वहीं फिरोज तुगलक के कुछ सैन्य व्यवस्था संबंधी जागीर प्रथा और धर्मांधता के संदर्भ में कुछ ऐसे कार्य भी रहे हैं जिनकी वजह से उसे तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। आज अपने इस वीडियोस के अंदर हम फिरोज तुगलक की शासन नीति के साथ किए जाने वाले प्रशासनिक सुधार कार्य, इसके अलावा उसे तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने वाले कारणों के ऊपर एक विश्लेषणात्मक चर्चा हम करेंगे। समकालीन इतिहास ग्रंथ बरनी की तारीख फिरोज शाही और अफीक शमसेर राज अफीक की तारीख फिरोज शाही के अंदर हमें फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार कार्यों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है। ये दोनों ग्रंथ जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के अंदर मूल रूप से जो लिखी गई हैं। फिरोज तुगलक द्वारा अपने शासन प्रबंध के अंदर किए जाने वाले महत्वपूर्ण सुधार कार्य जो थे उनमें राजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन, अनावश्यक करों की समाप्ति, जागीरी प्रथा का विस्तार, सिंचाई को प्रोत्साहन और उद्यान तथा उद्योगों का विकास प्रमुख है। इन सुधार कार्यों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो सुधार माना जाता है वो है राजस्व व्यवस्था में सुधार या राजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन। फिरोज तुगलक ने अपने पूर्व के शासकों की अनुसरण न करते हुए अलाउद्दीन खिलजी की भूमि मापन की प्रणाली को त्याग दिया। साथ ही जागीरदारी व्यवस्था को भी पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया। राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु उसने राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को बढ़ा दिया। संपूर्ण राज्य की आय का आकलन करने हेतु इसने एक अनुभवी अधिकारी ख्वाजा हिसामुद्दीन को नियुक्त किया, जिसने लगभग 6 वर्षों तक कड़ी मेहनत के पश्चात विभिन्न प्रांतों को दौरों कर भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया और संपूर्ण साम्राज्य के भूमि राजस्व की राशि का निर्धारण किया, जो लगभग 6 करोड़ 85 लाख तक का निर्धारित की गई। इसके पश्चात इसने किसानों से भूमि कर को भी निश्चित कर दिया। तो पहला प्रयास जो फिरोज तुगलक का रहा कि उसने भूमि मापन की प्रणाली को त्याग दिया और संपूर्ण राज्य की आय का एक आकलन करवाया गया उसके द्वारा, और उस आकलन के पश्चात ही उसके द्वारा भूमि कर निर्धारित किया गया। उसने अनावश्यक करों को भी समाप्त कर दिया। सुल्तान के द्वारा किसानों से जो अनेक प्रकार के 24 प्रकार के जो अवांछनीय कर लिए जाते थे उसने उसको समाप्त कर दिया, और क्योंकि वो मूल रूप से गैर इस्लामिक थे और फिरोज तुगलक द्वारा इस्लामी शासक के आदर्शों तक पहुंचने के लिए उलेमाओं की सलाह से ही इस्लाम के सिद्धांत के अनुसार इस शासन का संचालन किया जा रहा था। ऐसी दशा में फिरोज तुगलक के द्वारा इन 24 प्रकार के अवांछनीय करों को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर उसने कुरान के अनुसार 4 प्रकार के नए कर लगाए। जो खिराज, जो भूमि राजस्व का या लगान का 1/3 भाग वसूल किया जाता था। खम्स 1/5 भाग जो मूल रूप से सेना के द्वारा लूट के माल के अंदर से लिया जाता था। जक़ात 2.5% और जजिया जो गैर मुसलमानों से या हिंदुओं से वसूल किया जाता था, ये जजिया कर था। इसके अलावा उसने किसानों पर सिंचाई कर भी लगाया जो मूल रूप से उनकी उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। तो इस प्रकार उसने अनावश्यक करों को समाप्त करते हुए कुरान के अनुसार या इस्लाम धर्म के अनुसार 4 कर लगाए। इसके अलावा सिंचाई कर भी उसके द्वारा लगाया गया। इसके अलावा उसने जागीर प्रथा का भी निरंतर विस्तार किया। सुल्तान ने बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन के बदले जागीरें प्रदान की। इसके अलावा सैनिक अधिकारियों तथा सैनिकों को भी वेतन के बदले इस काल के अंदर जागीरें दी गई थी। सुल्तान ने कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी की और 5 महत्वपूर्ण नहरों का निर्माण कार्य कराया, जो वर्तमान तक भी कह सकते हैं कि उसकी ये सिंचाई व्यवस्था वर्तमान तक भी यथावत बनी हुई है। इनका महत्व आज भी इनका बना हुआ है। इसमें पहली जो महत्वपूर्ण नहर थी वो थी यमुना से हिसार। लगभग 150 मील लंबी ये नहर थी, जिसके द्वारा सिंचाई के अनेक छोटी छोटी नहरों के द्वारा किसानों को कृषि की उन्नति के लिए व्यवस्था की गई, इनकी सिंचाई की व्यवस्था की। दूसरी महत्वपूर्ण नहर सतलज से घग्गर तक ये लगभग 96 मील लंबी थी। तीसरी मांडवी सिरमौर से हांसी तक की ये नहर बनवाई गई। चौथी घग्गर से फिरोजाबाद तक की नहर बनाएगी और 5वीं यमुना से फिरोजाबाद। ये 5 महत्वपूर्ण और बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण उसके समय करवाया गया। इसके अलावा उसने सिंचाई हेतु लगभग 50 बांधों का, तालाबों का और लगभग 160 कुएं उसके द्वारा अपने साम्राज्य क्षेत्र के अंदर
खुदवाए गए। इस प्रकार से एक व्यापक स्तर के ऊपर सिंचाई को प्रोत्साहन का एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे भूमि कर की उपज को उसको बढ़ाने का उसका जो उसने लक्ष्य रखा था। इन नहरों के निर्माण से सिंचाई भूमि का भी निरंतर विस्तार हुआ। साथ ही सुल्तान ने सिंचाई कर भी लगाया, जो उत्पादन का 1/10 भाग लिया जाता था, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा सुल्तान के द्वारा उद्यान तथा उद्योगों के विकास के लिए भी दिल्ली के आसपास लगभग 1200 बागों का वहां पर लगवाए गए, जिससे लगभग 1,80,00,000 टका जो वार्षिक आय इन बागों से होने लगी। इसके अलावा उसने लगभग 36 कारखाने भी स्थापित किए गए अपने साम्राज्य के अंदर, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो है वस्तुओं का निर्माण होता था, जिनसे भी राजस्व में वृद्धि करने की उसके द्वारा प्रयास किए गए। तो उद्यान और उद्योगों के विकास के द्वारा भी उसके द्वारा के माध्यम से भी उसके राज्य के राजस्व को बढ़ाने का उसके द्वारा प्रयास किया गया। अब हम चलते हैं फिरोज तुगलक के कुछ निर्माणकारी कार्य, कुछ लोक कल्याणकारी और साहित्यिक कार्य के ऊपर, जिसका सबसे महत्वपूर्ण उसके सार्वजनिक निर्माण कार्य आते हैं। फिरोज के द्वारा अनेक मकतबों, मदरसों, सराय, अस्पतालें, नगरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया गया है। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज तुगलक के द्वारा पूरे दिल्ली सल्तनत के इतिहास के अंदर ये सबसे ज़्यादा जो है सार्वजनिक कार्य इसके द्वारा किए गए, सबसे ज़्यादा मदरसे इसके द्वारा खोले गए, अस्पताल इसके द्वारा निर्मित किए गए और सबसे ज़्यादा नगरों का निर्माण इसके द्वारा किया गया। फिरोज तुगलक का प्रमुख जो वास्तुकार था वो था मलिक गाजी सहना, और उसका शिष्य था अहमद। इसके द्वारा लगभग 300 नगरों का निर्माण कार्य करवाया, जिसमें फिरोजाबाद, कोटला फिरोज शाह, फतेहाबाद, हिसार, फतेहाबाद और जौनपुर प्रमुख। जौनपुर नगर का जो निर्माण है वह जूना का, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्मृति में ये इस नगर का निर्माण कार्य करवाया गया। साथ ही साथ फिरोज तुगलक ने इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित हौज शमसी और अलाउद्दीन द्वारा निर्मित हौज खास की भी मरम्मत कार्य करवाई थी। इसके द्वारा सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित 2 स्तंभ अभिलेखों को भी टोपरा और मेरठ से दिल्ली लेकर आया ही है, और कोटला फिरोज शाह कोटला के अंदर इसके द्वारा स्थापित किया गया। जैसा कि आप ये पिक्स के अंदर देख रहे हैं, ये फिरोज शाह कोटला का मैदान है, जहाँ के ऊपर ये फिरोज शाह कोटला का किला है, जिसके अंदर ये अशोक स्तंभ यहाँ पर लगवाए हुए हैं। तो इस प्रकार व्यापक स्तर पर जो सार्वजनिक कार्य जो है या नगरों का निर्माण इसके द्वारा जो है किया गया है। साथ ही साथ इसके द्वारा कुछ न्याय हित और परोपकारिता के कार्य भी किए गए हैं। जैसे इसने दीवान खैरात नामक एक दानशाला का निर्माण कराया है, जिसके अंदर मूल रूप से निर्धन लोगों की सहायता हेतु ये दानशाला स्थापित की गई थी, जिसमें निर्धन मुस्लिम कन्याओं के विवाह हेतु दान दिया जाता था। तो एक कह सकते हैं कि परोपकारिता के कार्य भी इसके द्वारा किए गए। इसके अलावा इसने दारुल शफा, जो एक राष्ट्रीय अस्पताल था, जो दिल्ली में स्थापित किया गया, जिसमें रोगियों को निःशुल्क दवाई और भोजन इसके अंदर दिया जाता था। इसके अलावा इसने एक रोजगार दफ्तर भी स्थापित किया। इसमें मुस्लिम बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए विभाग स्थापित किया गया था। इसके अलावा इसने दीवान इस्तिहाक, यह विभाग वृद्ध तथा अक्षम लोगों को वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था के लिए स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार इसने व्यापक स्तर पर परोपकारिता के कार्य जो है किए, जिसके अंदर दीवान खैरात, दारुल सफा और रोजगार दफ्तर जैसे जो है परोपकारिता के कार्य इसके द्वारा किए गए। इसके अलावा इसके काल के अंदर व्यापक स्तर पर साहित्य, शिक्षा और साहित्य की भी उन्नति हुई। फिरोज तुगलक स्वयं जो है साहित्य को साहित्य में रुचि लेता था। इसके स्वयं के द्वारा भी कुछ जो है लेखन कार्य किया भी गया है, और साथ ही साथ इसके द्वारा शिक्षा के प्रचार के लिए लगभग 13 मदरसे स्थापित किए गए। साथ ही अनेक मकतबे भी इसके समय जो है निर्माण करवाए गए। ये स्वयं विद्वानों का संरक्षक रहा है। इसके समय प्रसिद्ध विद्वान बर्नी व शमस रफीक ने अपने ग्रंथ तारीख फिरोज शाही की रचना इसी के संरक्षण के अंदर की है। फिरोज ने स्वयं भी अपनी आत्मकथा लिखी है, जैसा कि उन्हें बताया कि इसकी स्वयं भी लेखनी के अंदर या साहित्य के क्षेत्र में इसकी रुचि रही है, जिसके आधार पर इसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी है। इसके काल के अंदर जब इसने नगरकोट के ऊपर नगरकोट से इसे लगभग 300 संस्कृत ग्रंथ इसे प्राप्त हुए थे, जिनका अनुवाद इसके राजकवि आजुद्दीन खालिद खानी के द्वारा किया गया, दयाल-ए फिरोज शाही के रूप में किया गया। ये संस्कृत ग्रंथ थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे, जिनका कि फारसी भाषा के अंदर अनुवाद किया गया है। इसके अलावा इसका फिरोज तुगलक को दास रखने का भी बहुत शौक था, और उसके शासनकाल में लगभग 1,80,000 दास थे। इन दासों के प्रबंध के लिए उसके द्वारा एक दीवान बंदगान नामक विभाग भी स्थापित किया गया था। कह सकते हैं कि व्यापक स्तर के ऊपर दास प्रथा को प्रोत्साहन देने का कार्य इसके द्वारा किया गया। लेकिन इसके प्रबंध के लिए व्यापक स्तर के ऊपर जो राजस्व व्यय होता था, व्यय किया जाता था, जो कि आगे चलकर
तुगलक वंश के पतन का भी कारण ये बनी है। लगभग 40,000 दास इसके अंदर शाही महल के अंदर उसकी सेवा के अंदर हमेशा उपस्थित रहते थे। तो एक प्रकार से व्यापक स्तर के ऊपर इसने दास प्रथा को प्रोत्साहन दिया, जो आगे चल के तुगलक वंश के पतन का जो है कारण रही है। फिरोज तुगलक के द्वारा कुछ ऐसी नीतियों का भी अनुसरण किया गया जिसकी वजह से उसके तुगलक वंश के पतन के लिए उससे उत्तरदायी ठहराया जाता है, जिसमें मूल रूप से जो उसकी तुष्टिकरण की नीति है, जो सैन्य व्यवस्था और धर्मांतक की नीति से संबंधित जो मानी जाती है। सैन्य व्यवस्था के अंदर उसकी जो सैन्य व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से दोषपूर्ण मानी जाती है। उसने सैनिकों को संतुष्ट करने के लिए सैनिकों के पदों को वंशानुगत कर दिए, लेकिन वंशानुगत सैनिकों को की प्रथा को शुरू करने का कार्य इसके द्वारा किया गया। वंशानुगत पद होने के कारण सेना में अनुभवहीन सैनिकों से परिपूर्ण हो गई और उससे सैनिकों को वेतन के बदले जागृत देना भी प्रदान कर दिया। तो एक तरफ जहां इसने सेना के सैनिकों का पद वंशानुगत कर दिया, वहीं दूसरी तरफ इसमें सेना के अंदर जागृत सिस्टम को भी इसने लागू किया, जो दोनों के दोनों कह सकते हैं कि सेना में सामंती प्रथा एक तरह से प्रारंभ हो गई, जिससे सेना के अंदर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ फिरोज तुगलक एक कट्टर व्यक्ति भी था, जिसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया। उसने हिंदू मंदिरों मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया और यही कारण है कि आधुनिक इतिहासकार मजूमदार ने फिरोज तुगलक को इस युग का सबसे धर्मांध सुल्तान इसे माना जाता है। तो इस प्रकार उसकी जो नीति थी, जो सैन्य नीति और धर्मांधता की नीति, इसके अलावा कुछ अनेक ऐसी नीतियां भी रही हैं जो उसके तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती हैं, जिसमें सैन्य व्यवस्था के बारे में आपने जाना है। इसके अलावा उसकी जो विदेश नीति और जागीरदारी प्रथा, कि फिरोज ने साम्राज्य से निकले हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार नहीं किया। उसने जागीरदारी प्रथा को अपनाकर साम्राज्य को दुर्बल किया और जागीरदारी धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का प्रयास करने लगे, जो आगे चलकर बहुत ही तुगलक वंश के लिए बहुत ही गंभीर समस्या इसके द्वारा उत्पन्न की गई। एक दूसरे इसके अलावा दास प्रथा को इसने प्रोत्साहन दिया, जिसके ऊपर राजस्व व्यय बहुत अधिक होने लगा। इसकी धर्मांधता की नीति की वजह से साम्राज्य के अंदर विद्रोह बहुत अधिक होने लगे। वहीं अत्यधिक दयालुता, यानी कह सकते कि विवेकहीन उदारता ने शासन को दुर्बल और भ्रष्ट भी बना दिया, और उसकी विवेकहीन उदारता के कारण लोगों में राष्ट्र का भय भी खत्म हो गया तथा शासन तंत्र भी अस्त व्यस्त हो गया। इसके अलावा फिरोज एक योग शासक के गुणों का भी इसमें हवा हो रहा है। शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था इस समय, और वह स्वयं भी भ्रष्टाचार का प्रोत्साहन करता था। जैसा कि अवध बिहारी पांडे ने लिखा है कि फिरोज की नीति के कारण देश में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई, जिससे सल्तनत का पतन अवश्यंभावी हो गया। तो इस प्रकार फिरोज तुगलक द्वारा जहां शासन नीति के अंदर कुछ महत्वपूर्ण राजस्व संबंधी सुधार किए गए, उसके द्वारा अनावश्यक करों की समाप्ति की गई, जगह सिंचाई को प्रोत्साहन दिया गया, उद्यान और उद्योगों के विकास के द्वारा राज्य की राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया गया। वहीं दोषपूर्ण सैन्य नीति और जागीरदारी प्रथा, दास प्रथा, सुल्तान की धर्मांधता की नीति और अत्यधिक दयालुता की जो ये नीति है, ये दोषपूर्ण कार्य हैं, ये तुगलक वंश के पतन के लिए भी उसे उत्तरदायी ठहराते हैं। धन्यवाद।